नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका दिल से स्वागत है। मैं उन लड़कियों में से थी जिन्हें अपने बिस्तर पर सोने का बहुत ज्यादा शौक था। शायद इसकी वजह ये थी कि मैं अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी और हमेशा अपनी माँ के पास सोती थी। भले ही मैं छोटी थी, लेकिन जब सब सो जाते और कमरे की रोशनी बंद हो जाती, तब भी अगर माँ पापा को बुलाकर अपने पास आने को कहती तो मेरी आंखें खुल जाती थी। जब मैं छोटी थी और माँ मुझे सुलाने के बाद पापा के पास जाती तो मैं जाग जाती और रोना शुरू कर देती। मुझे माँ के बिना बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। जब तक मैं माँ के चेहरे पर हाथ नहीं रख लेती, मुझे सुकून नहीं मिलता था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी और समझदार होती गई, माँ ने मुझसे कहा कि अब मुझे अपनी बड़ी बहन के साथ दूसरे कमरे में सोना चाहिए। मैंने फौरन इनकार कर दिया और माँ के सीने से चिपक गई। मैंने कहा, नहीं, मैं तो बस आपके ही पास सोऊंगी, मुझे आपके बिना नींद नहीं आती। माँ एक ठंडी सांस लेकर कहती है, बेशर्म, तुझे तो जरा भी शर्म नहीं है। उस वक्त मुझे इन बातों का मतलब समझ नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, एक रात जो आवाज मैंने सुनी उसने मुझे हैरान कर दिया। उस रात मैं अचानक जाग गई और जब माँ मुझे सुलाकर पापा के पास गई तो मैंने कुछ अनजानी आवाजें सुनी। पहले तो मैंने सोचा कि माँ का पल्लू पकड़ लूं, लेकिन फिर चुपचाप आंखें बंद करके उन आवाजों को सुनने लगी। उन आवाजों ने मेरे कानों की लो को सुर्ख कर दिया। मैं खामोशी से आंखें बंद किए आवाजें सुनती रही और उसके बाद तो यह जैसे रोज का ही माहौल बन गया था। यह अनुभव मेरे लिए कुछ नया और अनोखा था, जिसने मुझे बहुत जल्दी समझदार और परिपक्व बना दिया। शायद इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सोचती थी और हर बात की तह तक जाने की कोशिश करती थी। मुझे भी धीरे धीरे शर्म महसूस होने लगी थी, इसलिए मैंने खुद ही उस कमरे में सोना शुरू कर दिया जहां मेरी बहनें सोती थीं। मुझसे बड़ी 3 बहनें और 2 भाई थे। समय बीतता गया और सभी शादी की उम्र तक पहुंच गए। मेरे सभी भाई बहनों की मुझसे पहले ही शादियां हो गई। जब मेरी शादीशुदा बहनें किसी फंक्शन के लिए हमारे घर आती तो रात को छुपकर तीनों आपस में बातें करती और खूब हंसती। लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचती, सब चुप हो जाते। जब मैं उनसे पूछती कि क्या बातें हो रही है, तो वे मुझे कहती, तुम अभी छोटी हो। हालांकि मैं 18 साल की हो चुकी थी, लेकिन वो मुझे अभी भी बच्ची समझती थी। धीरे धीरे मैं इतनी चतुर हो गई कि जब भी मेरी बहनें आती तो मैं जानबूझकर सोने का नाटक करती और उनके बीच बिस्तर पर सो जाती। फिर वे तीनों बैठकर छटखारे लेते हुए आपस में बातें करती, जो पति पत्नी के बीच में होती है। मेरी तीनों बहनें हमेशा आपस में सब कुछ साझा करती थी और साथ मिलकर शरारतें करती थी। मैं भी उनकी बातें सुनती थी और खुद को संयमित रखने की कोशिश करती थी। शादी के बाद की जिंदगी खुशियों से भर जाती है, ये बात मैं जान चुकी थी। इसलिए मेरे दिल में भी एक हलचल मचने लगी थी। मैं सोचने लगी कि आकाश, मेरी भी शादी हो जाए, मेरा भी एक पति हो और मुझे भी अपने पति से वही प्यार मिले जो मेरी बहनों को मिलता है। शादी के बाद ये सब जायज हो जाता है और इसमें सुकून भी मिलता है। ये सोच सोच कर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। पढ़ाई पर ध्यान देने की बजाय मैं शादी के बाद के ख्वाब देखने लगी। हर रात एक अजीब सी बेचैनी मेरी रग रग में समा जाती थी। मैं जब कमरे में अकेली होती तो अपने मोबाइल पर इंटरनेट पर लड़के लड़कियों की रोमांटिक सॉन्ग देखती और फिर खुद को उस लड़की की जगह महसूस करती। मैं उस लड़की की जगह अपने भावी पति की कल्पना करती और सुकून महसूस करती थी। एक दिन मेरी बड़ी बहन घर आई हुई थी। भाभी और मेरी बहन आपस में कुछ ऐसी बातें कर रही थी जिन्हें सुनकर मेरे मन में अलग ही ख्याल आने लगे और मैं फिर वही रोमांटिक वीडियो देखने लगी। उसी वक्त मेरी बहन जाग गई और उसने मुझे यह सब करते हुए देख लिया। उसने मेरा मोबाइल छीन लिया और मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया। फिर गुस्से में बोली, अपनी उम्र देख और अपने काम देख। मैं समझ नहीं पा रही थी कि तू पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दे रही थी। तू तो वक्त से पहले ही इन गलत कामों में पड़ गई है। तुझे बहुत शौक है अपनी जिंदगी में किसी को शामिल करने का। देखती हूँ, सुबह माँ से कहती हूँ कि तेरी ये बेटी एक दिन तेरा मुंह काला करके चली जाएगी। इससे पहले कि कुछ और बुरा हो, इसे यहाँ से चलता करो। जब मेरी बहन को मेरी इस हरकत का पता चला तो मैं बहुत डर गई। मैं रोने लगी
और उससे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। लेकिन उसने मुझे खूब डांटा। अगले दिन मेरी बहन ने मुझे मेरा मोबाइल वापस कर दिया, लेकिन यह वादा लिया कि अगर दोबारा इस तरह की फिजूल वीडियो देखी तो अंजाम बुरा होगा। मैंने भी तौबा कर ली थी, पर जब मैं कॉलेज जाती और अपनी सहेलियों को उनके बॉयफ्रेंड के साथ बातें करते हुए सुनती तो फिर से मेरे अंदर वही भावनाएं जागने लगती। मैं 18 साल की थी जब मेरी बहन ने एक बार फिर मुझे मोबाइल पर वही वीडियो देखते हुए देख लिया। वह कहने लगी, तुझसे मना किया था ना, फिर भी नहीं मानी। लगता है तेरी जवानी कुछ ज्यादा ही जोश दिखा रही है। चल अब माँ को बताती हूँ। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने गुस्से में कह दिया, हाँ, खुद तुम लोग शादी करके अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हो और मुझे एक वीडियो भी नहीं देखने देती। इससे अच्छा तो माँ से कह दो कि मेरी भी शादी करवा दो। मैं शादी लायक हो चुकी हूँ, घर के काम भी अच्छे से कर लेती हूँ और पढ़ाई लिखाई में मेरी वैसे भी कोई खास दिलचस्पी नहीं है। जब भी मैं कुछ कहती हूँ लोग मेरी माँ बनकर मुझे डांटने पर तुले रहते हैं। मेरी बहन ने मुझे थप्पड़ मारा और कहा, क्या जमाना आ गया है, जब ससुराल जाओगी तब सीधी हो जाओगी। ससुराल में सिर्फ पति ही नहीं होता बल्कि ढेर सारी जिम्मेदारियां भी होती है। हम तो ससुराल की थकान लेकर मायके में आकर चैन की सांस लेते हैं। रात को पति का मूड देखना पड़ता है, गुस्सा सहना पड़ता है और सुबह से ननद देवरानी और जेठानी दिमाग खराब करती है। महंगाई और बिजली के बिल वैसे ही सरदर्द देने के लिए तैयार रहते हैं। तुम्हें शादी आसान लगती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। मेरी बहन ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैं कहाँ समझने को तैयार थी। मेरे लिए भी रिश्ता देखा जाने लगा। सबसे पहले जो रिश्ता आया वो मेरी भाभी के खानदान का था। मेरी भाभी तो वैसे भी मुझे कुछ खास नहीं समझती थी और मुझे उस घर से निकालने के चक्कर में थी। जब लड़के की तस्वीर दिखाई गई तो वह बहुत खूबसूरत था। उसे देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके साथ शादी के बाद का ख्याल आते ही मेरे अंदर एक अजीब सी खुशी दौड़ने लगी। हमारे घर वाले सादगी पसंद थे, इसलिए हमारी शादी भी सादगी से होने वाली थी। शादी की तैयारियां शुरू हो गई और फिर वह दिन आ गया जब मैं मेहंदी लगाकर दुल्हन बनकर बैठी थी। खानदान की सारी औरतें आकर मेहंदी की रस्म निभा रही थी। मैं भले ही गंभीरता से बैठी थी, लेकिन अंदर से मेरे मन में खुशी की लहर दौड़ रही थी। अगले दिन मैं अपने पति के पास पहुंचने वाली थी और इस ख्याल से ही मेरे अंदर हलचल मच रही थी। शादी वाले दिन मेरे दिल में एक अजीब सी खलबली थी, लेकिन मायके को छोड़ने का दुख भी था। जब मैं तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर जा रही थी तो एक बार मुड़कर अपने उस घर को देखा जिसे छोड़कर मुझे जाना था। आज मैं उस घर को हमेशा के लिए छोड़ने वाली थी। बस बाद में जब मैं इस घर में वापस आती तो एक मेहमान के रूप में आती। आज इस घर में मेरा आखिरी दिन था। ये सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर मैं दुल्हन बनकर शादी हॉल के लिए रवाना हो गई। शादी हो चुकी थी और मैं दुल्हन के रूप में सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मेरा दूल्हा भी कुछ कम नहीं लग रहा था। लोग हमारी जोड़ी की तुलना चांद और तारों से कर रहे थे। शादी के बाद विदाई का समय आ गया और मैं अपने ससुराल आ गई। मेरी सास बेहद खुश मिजाज और आजाद सोच रखने वाली औरत थी। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो मेरी सास है, बल्कि वह अपने बेटे की बड़ी बहन लग रही थी। उनका व्यवहार ऐसा था कि मुझे भी खुशी थी कि शादी के बाद हम दोनों सास बहू नहीं बल्कि माँ बेटी बनकर रहेंगे। जब मैं रुखसत होकर अपने ससुराल पहुंची तो मेरी सास ने साड़ी पहनी हुई थी और बाल खुले हुए थे। वो वाकई माँ कम और बड़ी बहन ज्यादा लग रही थी। उन्होंने ही मुझे आकर कमरे में बैठाया। जब मैं बेड पर बैठी तो मेरी सास पास आकर बैठ गई। उन्होंने मेरा दुपट्टा थोड़ा पीछे करके ठीक किया और मेरी तरफ देखकर कहने लगी, तुम्हें देख तो मेरा बेटा बेहद खुश हो जाएगा। तुम बहुत खूबसूरत हो और अपने पति को सही तरह से संभाल लोगी। ये सुनकर मैं शर्म से लाल हो गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी सास इस तरह की बातें कर सकती है। मैं मुस्कुराई तो वो कहने लगी, अरे बहू, मुझे बाकी सास जैसा मत समझो। मैं तुम्हारी दोस्त बनकर रहूंगी। तुम मुझसे बिना झिझक कुछ भी शेयर कर सकती हो। उनकी बातें सुनकर मेरा मन हल्का हो गया और मुझे यकीन हो गया कि हमारा रिश्ता सास बहू से बढ़कर दोस्ती का होगा।
अगर सुहागरात को लेकर मुझसे कुछ पूछना चाहती हो या कोई मसला है तो बताओ, फिक्र की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो पहले ही शर्म से पानी पानी हो चुकी थी। मैंने सोचा था कि मेरे पति बहुत रोमांटिक होंगे और मेरी हर कोई ख्वाहिश पूरी करेंगे, लेकिन मेरी सास ने सोने पर सुहागा कर दिया। मैंने उन्हें मना किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कुछ नहीं पूछना। फिर भी वो मेरे पास बैठ गई और धीरे से कानों में बताने लगी कि आज के दिन लड़कों को कैसे खुश किया जाता है। मैं पूरे ध्यान से उनकी बातें सुनती रही। कुछ देर बाद जब सासू माँ कमरे से बाहर गई तो मैंने बाहर से आवाज सुनी। सास माँ अपने बेटे से कह रही थी, बेटा मेरी बहू को ज्यादा तंग मत करना। अगर मुझे सुबह शिकायत मिली तो मैं अपनी बहू को 1 महीने तक अपने पास बुला लूंगी। इस पर मेरे पति चुप थे। जब वे कमरे में आए तो मैं फौरन सिर झुकाकर बैठ गई। मेरे पति मेरे सामने आकर बैठे और जैसे ही उन्होंने मेरा घूंघट उठाया तो मेरे हुस्न की तारीफें करने लगे। उनकी तारीफ सुनकर मैं शर्म से मुस्कुराती रही। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर सोने की अंगूठी मेरी उंगली में पहना दी और हाथ सहलाने लगे। मैं आज बहुत खुश थी कि आखिर वो रात आ ही गई थी जिसका मैं कब से इंतजार कर रही थी। शायद ही किसी लड़की ने मुझसे ज्यादा इस दिन के लिए इंतजार किया होगा। लेकिन जैसे ही मेरे पति मेरे पास आए, उनके फोन पर एक कॉल आ गई। मेरे पति उस कॉल को देखकर गंभीर हो गए। वो फोन कान से लगाकर बालकनी में चले गए और काफी देर तक बातें करते रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह किससे बात कर रहे हैं। मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। मैं उठकर उनके पीछे गई, लेकिन तब तक वे फोन बंद कर चुके थे। मेरा पति काफी परेशान नजर आ रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? उन्होंने कहा, बॉस ने मुझे एजेंट के तौर पर मुंबई जाने को कहा है। सुबह एक बहुत जरूरी मीटिंग है जिसके सारे दस्तावेज मेरे पास थे। ये प्रोजेक्ट भी मैंने ही तैयार किया था। वैसे तो ये मीटिंग 1 हफ्ते बाद होने वाली थी, लेकिन जिसके साथ मीटिंग थी उन्हें रात में ही हर हाल में कहीं बाहर जाना है। इसलिए मुझे मुंबई के लिए निकलना पड़ेगा ताकि सुबह की मीटिंग में समय पर पहुंच सकूं। मेरे सारे अरमानों पर जैसे पानी फिर चुका था। फिर सभी जाग चुके थे। सास तो पहले से ही तैयार थी और ससुर ने भी ढीला ढाला सा लिबास पहन रखा था। वैसे ये मानने वाली बात थी कि दोनों अपने जवान बेटे के माता पिता होने के बावजूद खुद भी बिल्कुल जवान लगते थे। मेरी सास जो न जाने सुबह शाम सुर्ख गुलाब खाती थी, उनके चेहरे की चमक देखकर मुझे लगता था कि मानो वो किसी रानी के समान हो। जब मेरे पति ने उन्हें बताया कि उन्हें इमरजेंसी में जाना पड़ेगा तो दोनों ही चिंतित हो गए। वे कहने लगे, मत जाओ, तुम्हारी बीवी क्या सोचेगी? आज तुम्हारी शादी की पहली रात है, खास रात है, मत जाओ। लेकिन मेरे पति ने कहा कि नौकरी चली जाएगी, इस रात का क्या है, हमने तो पूरी जिंदगी एक साथ गुजारनी है। मेरे पति जैसे तैसे समझाकर वहां से चले गए और मैं बस मुंह देखती रह गई। मैंने उनका सामान पैक करने में मदद की थी और वह एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे तो ससुर उन्हें छोड़ने गए। सास मेरे पास आकर बैठ गई और बार बार माफी मांगने लगी, लेकिन मैंने कहा, कोई बात नहीं, हो जाता है। जब ससुर लौट कर आए तो दोनों अपने कमरे में चले गए और मैं कपड़े बदलकर बिस्तर पर सोने के लिए लेट गई। अंदर से मैं बहुत बेचैन थी और सोच रही थी कि अब ये 2 दिन कैसे काटूंगी। खैर, जहां इतने साल निकाले हैं वहां 2 दिन भी निकाल दूंगी। उस रात मैं सो गई। सुबह कुछ मेहमान मेरे मुंह दिखाई के लिए आए थे। हर कोई पूछ रहा था, तुम्हारा पति कहाँ है? दूल्हे के बिना तो दुल्हन अधूरी होती है। इस तरह की बातें सुनकर मैं शर्म से लाल हो रही थी। फिर मेरे मायके से मेरी बहनें और भाभियां आई। मेरी बहनें शरारत से पूछने लगी, चलो अब कल रात के बारे में कुछ बताओ। तुम्हारा पति तुम्हारे पास रुका भी, जाओ, उससे पहले ही तुमको छोड़कर चल गया। मैंने गहरी सांस लेकर अपने आप को संभाल लिया। मेरी बड़ी बहन मेरे पास आई और ताली बजाकर जोर से हंसी। उसने कहा, जैसे को तैसा, जितनी बेताबी तुम्हें थी, देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ। मेरा तो बस नहीं चल रहा था, वरना अभी तुम्हारा गला दबा देती। फिलहाल 2 दिन बाद मेरे पति को वापस आना था। मुझे लगा कि ये 2 दिन पल झपकते ही गुजर जाएंगे। मैं अपनी सास के साथ काफी घुल मिल गई थी। उनके चेहरे पर इतनी चमक थी
कि कई कुंवारी लड़कियां भी ऐसी चमक के लिए तरसती थी, लेकिन मेरे पति मुझसे और दूर होते जा रहे थे। अब वो कहने लगे कि 2 हफ्ते बाद आएंगे, जबकि मैं यहाँ सास ससुर की खूब सेवा कर रही थी। उस दिन जब मेरी सास ने हमारे लिए चाय बनाई और लिविंग रूम में लाई, तो मैं उनके पास ही बैठ गई। मैंने उनके चेहरे की ओर देखा और कहा, अरे मम्मी जी, आप ऐसा क्या खाती है? आपको देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप एक जवान बेटे की माँ हैं। इतनी चमक तो आजकल की कुंवारी लड़कियों में भी नहीं होती। मेरी बात सुनकर सास हंसते हुए बोली, अरे पगली, तेरे ससुर मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। इस उम्र में भी वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। जब और औरतें इन चीजों के लिए तरसती हैं, मेरे पास वो सब कुछ है। फिर क्यों ना मैं किसी जवान लड़की की तरह चमकती रहूं। सास की बात सुनकर मैं शर्म से लाल हो गई। उस रात मैं निराश होकर सोने की कोशिश करती रही, लेकिन आधी रात को बेचैनी इतनी बढ़ गई कि पसीने से भीग गई और गला सूख गया। मैंने देखा कि पानी का गिलास खाली था, इसलिए मैं किचन की ओर चल पड़ी। लेकिन तभी मुझे सास ससुर के कमरे से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें सुनकर मैंने सोचा कि आखिर देखूं तो सही, वो इस वक्त क्या बातें कर रहे हैं। मैं उनके कमरे की तरफ बढ़ गई। बिना सोचे समझे दरवाजे के पास कान लगाकर बातें सुनने लगी। जो आवाजें मैंने सुनी उसने मुझे शर्म से पानी पानी कर दिया। ये लोग बुजुर्ग हो चुके थे, लेकिन अभी भी एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे। मेरी सास कह रही थी, मेरी उम्र का लिहाज कर लो, घर में जवान बहू है। लेकिन जो जवाब मेरे ससुर ने दिया, उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मैं बिना पानी पिए ही वापस कमरे में जा चुकी थी। काफी देर तक सोचती रही कि क्या जो मैंने सुना वो सच था या मेरी गलत फहमी थी। मेरा ससुर अपनी बीवी से कह रहा था, अरे तो क्या हो गया, वो कौन सी दूध पीती बच्ची है, वो भी तो हमारे बेटे के साथ ऐसे ही प्यार मोहब्बत करने के लिए ही आई है। ये अलग बात है कि बेचारी अब तक उसके इंतजार में ठंडी पड़ चुकी है। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक ससुर अपनी बहू को लेकर इस तरह की बातें कर सकता है। सुबह जब सास ससुर कमरे से बाहर आए तो मैं उनसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मुझे ससुर से अजीब सा डर महसूस हो रहा था, क्योंकि अब मैं उनकी नजरों का इशारा समझ चुकी थी। वो मुझे सर से पैर तक अजीब निगाहों से घूर रहे थे। जब मैंने पति से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने यही कहा, मैं बिजी हूँ, बहुत काम है, वापस आने में समय लगेगा। एक दिन सास का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। वो कहने लगी, बहू किचन में दवा रखी है, जरा दूध में घोल कर दे दे, उससे मुझे सुकून मिलेगा। मैंने दूध का गिलास निकाला और उनके ब्लड प्रेशर की दवा डालने की बजाय उसमें नींद की दवा मिला दी, जिसे पीकर मेरी सास चकराने लगी और मैं उन्हें कमरे में लेटा आई। लेकिन अब घबराहट हो रही थी कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। उसी वक्त मेरे पति का मेरी सास के फोन पर कॉल आया। उन्होंने कभी मुझे कॉल नहीं किया था। मैंने फोन उठाया और जैसे ही कान से लगाया, पति ने कहा, सुनो, अपनी बहू को बता दो कि मैं अब वापस नहीं आने वाला। मैंने यहाँ किसी और लड़की से चक्कर चला लिया है और वह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। सुहागरात को भी उसी ने मुझे फोन करके दिल्ली बुलाया था। वह अमीर बाप की बेटी है और कह रही है कि अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो मुझ पर केस कर देगी। यहाँ की पुलिस तो आप जानते हैं कितनी सख्त है। मजबूरी में मुझे उससे शादी करके उसके बच्चे को अपनाना पड़ेगा और बदले में मुझे करोड़ों की जायदाद भी मिल रही है। फिर भला क्या रखा है आपकी उस बहू में। बहुत जल्द मैं आप दोनों को भी यहाँ बुला लूंगा, सुकून की जिंदगी गुजारेंगे। बस किसी तरह इस नालायक बहू से पीछा छुड़ा ले। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सारे सपने मिट्टी में मिल चुके थे। मैं अपनी सास को उस हालत में छोड़कर घर लौट आई। रो रोकर मैंने अपने माता पिता और भाइयों को सब कुछ बताया। वे तुरंत मेरे ससुराल पहुंचे और जमकर बहस हुई। मेरे सास ससुर ने यहां तक कह दिया कि एक बार जायदाद हमारे बेटे के नाम हो जाए, फिर हम उसे भी छोड़ देंगे और अंजलि ही हमारी बहू रहेगी। लेकिन मेरे पिता ने साफ मना कर दिया। कुछ सालों बाद अदालत में केस चला और मेरा अपने पति से तलाक हो गया। कम उम्र में ही मैंने ये सब झेला। मेरी बहन सही कहती थी कि दाव, शादी के बाद बहुत कुछ ऐसा होता है
जो एक लड़की की जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है। जो मैं कभी हंसमुख चुलबुली और भावुक हुआ करती थी, अब खामोश रहने लगी थी। अब मेरी उम्र 25 साल हो चुकी है। मेरे लिए कई रिश्ते आते हैं, लेकिन मर्दों पर से मेरा भरोसा पूरी तरह से उठ गया है। शादी का नाम सुनते ही मेरा दिल डर से कांप उठता है। आपको क्या लगता है, क्या मुझे शादी कर लेनी चाहिए, या सभी मर्द ऐसे नहीं होते हैं? अगर मुझे फिर से धोखा मिला तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी मेरी आज की छोटी सी कहानी। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। अगर आप ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग और रोमांटिक कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकॉन ऑन कर ले, ताकि आपको मेरी आने वाली नई कहानी तुरंत मिल सके। कल मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। बचपन से ही बहुत पसंद थे और मैं अपने अम्मी और अब्बू से भी ज्यादा उनके बेहद करीब थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी होती गई और मेरी और मेरे चाचू की दोस्ती भी गहरी होती चली गई। इस वक्त मैंने नई नई जवानी में कदम रखा था और अपनी सहेलियों से मर्द और औरत के बीच के रिश्ते के बारे में नई नई बातें सुनी थी। चाचू से दोस्ती इतनी गहरी थी कि मैं अपने चाचू से हर बात शेयर कर लेती थी और मुझे चाचू से बातें करके बहुत ज्यादा सुकून मिलता था। फिर एक रात अम्मी अब्बू घर पर नहीं थे तो चाचू के सर में बहुत ज्यादा दर्द था। चाचू ने मुझे कहा, अंजलि जरा चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। मैंने जल्दी से चाय बनाई और चाचू के कमरे में चली गई। चाचू ने चाय साइड टेबल पर रखने को कहा। मैं चाय टेबल पर रखकर वापस जाने लगी थी कि चाचू ने मुझे पकड़ लिया और कहने लगे कि आज घर पर कोई भी नहीं है, तुम्हें अपने कमरे में डर लगेगा, इसलिए आज मेरे पास ही लेट जाओ। मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूं। चाचू ने मुझे अपने बिस्तर पर लेटने को कहा। मैं चाचू के बिस्तर पर लेट गई। चाचू मुझे वीडियो दिखाने लगे। उस वीडियो को देखकर मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई और फिर चाचू मुझे बोले, चलो हम दोनों भी मिलकर ऐसे ही। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूं कि आपको यह कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम अंजलि है और मेरी उम्र 15 साल है। अभी मैंने 9th क्लास पास की है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन मेरे अब्बू मेरी पढ़ाई के खिलाफ थे। मैंने अम्मी और चाचू से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूं, तो आप दोनों प्लीज मेरी मदद करो और मेरे अब्बू को राजी करो। अम्मी ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन अब्बू नहीं मान रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि आजकल कॉलेज में पढ़ाई कम और आशिकी ज्यादा चलती है। तभी मेरे चाचू ने अब्बू को समझाया और एक तरफ से मेरी गारंटी ले ली कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी और सिर्फ पढ़ाई करूंगी। तब जाकर अब्बू मेरे कॉलेज जाने के लिए मान गए और चाचू से कहा कि आज से अंजलि की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर उसने कुछ उल्टा सीधा काम किया जिससे इस घर और खानदान पर कोई दाग लगा, तो अंजलि के साथ साथ तुम्हारी भी खैर नहीं है। चाचू ने अब्बू से कहा कि भाईजान, आप फिक्र ना करें, मैं अंजलि की हर हरकत पर नजर रख लूंगा। मुझे इस वक्त पता नहीं था कि चाचू के दिल में क्या है और वह मेरी इतनी हिमायत क्यों कर रहे हैं। लेकिन मजे की बात तो यह हुई कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी चाचू के साथ दोस्ती इतनी आगे तक चली जाएगी। फिर कुछ ही दिनों में चाचू ने मेरे साथ जाकर मेरे कॉलेज में दाखिला करवा दिया। पहले पहले तो मैं खूब दिल लगाकर पढ़ाई करने लगी और कॉलेज में किसी के साथ ज्यादा फ्री नहीं होती थी। जो भी कॉलेज में होता वह रात को मैं चाचू को घर आकर बता देती। चाचू भी मेरे साथ बहुत ज्यादा फ्री होने लगे थे और मुझे लगता कि वह मुझे बहुत अजीब नजरों से देखते हैं, क्योंकि मेरी चाची गांव में रहती थी और चाचू नौकरी के सिलसिले में हमारे घर पर ही रहते थे। फिर कॉलेज में मेरी दोस्ती एक लड़की से हो गई, जिसके साथ दोस्ती करने के बाद मेरी जिंदगी बदलने लगी, क्योंकि उस सहेली ने मुझे बताया कि उसकी मंगनी हो चुकी है। उसने मुझे एक दिन अपने मंगेतर से मिलवाया भी था। मेरी सहेली ने मुझे बताया कि हमारी अब शादी तय हो चुकी है, इसलिए हम दोनों अपने रिश्ते में पूरी तरह से खुल चुके हैं। हम दोनों में कोई पर्दा नहीं है। इसके बाद मैं अपनी सहेली से वह सब कुछ जानने की कोशिश करती, जिसे जानने की शायद मेरी अभी उम्र भी नहीं थी, या फिर मेरी उम्र ऐसी थी कि मैं यह सब बातें जानकर आसानी से गलत रास्ते पर चली जाती। और फिर ऐसा ही होने लगा। मुझे भी उन बातों में दिलचस्पी होने लगी।
मेरी किसी लड़के से तो दोस्ती नहीं थी, इसलिए मैं जब भी ऐसी बातें सोचती तो मेरे दिमाग में खुद ब खुद चाचू का ख्याल आ जाता और फिर मैं अपने दिमाग को झटक देती और खुद को कहती कि अंजलि, यह सब क्या है? ये क्या बेहुदा बातें सोच रही हो? वह मेरे चाचू हैं, लेकिन फिर चाचू की बातें और उनका रवैया भी मेरी इस सोच को बढ़ावा देता रहता था। लेकिन चाचू के दिल की बातें मैं अभी तक जान नहीं पाई थी। कभी कभी तो मुझे लगता था वह भी शायद मेरे बारे में यही सब सोचते होंगे, लेकिन कभी कभी उनका रवैया मुझसे बहुत ज्यादा सख्त हो जाता था और वह मुझे याद दिला देते थे कि तुम्हारे अब्बू कितने सख्त हैं और अगर तुमने कोई भी गलती की तो तुम्हारे साथ साथ मेरा भी बुरा हाल कर देंगे। उनकी यह बातें सुनकर मैं खुद को कंट्रोल करती, लेकिन कहते हैं ना कि जवानी तो अंधी होती है। जवानी तो ऐसी ही है जैसे सर्दी में आग जल रही हो तो हाथ गर्म कर ही लिया जाता है। मैं जैसे ही कॉलेज जाती फिर वही सब बातें सुनने को मिलती। फिर मैं कॉलेज से घर वापस आकर अपने दोस्तों की बताई हुई बातों को सोचने लगती। उस दिन मेरे चाचू जॉब से घर वापस आए तो आकर बैठ गए और कहने लगे, क्या सोच रही हो अंजलि, वह भी इतनी गहराई से? मैंने चाचू की तरफ एक अदा से देखा और उनसे कहा, चाचू, आपको पता है मेरी दोस्त ने मुझे आज क्या बताया है? हर बार की तरह आज भी मैं चाचू से अपने दिल की बात शेयर करने लगी। मेरी बचपन से आदत थी कि मैं अपनी हर बात चाचू को बताती थी, फिर वह चाहे कैसी भी बातें क्यों ना हो। चाचू भी मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, हाँ बताओ, क्या बताना है तुम्हें? तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें क्या बताया है? मैंने उन्हें कहा, मेरी दोस्त मुझे बता रही थी कि इंटरनेट पर बहुत किस्म की वीडियो होती है, जिन वीडियो में हर तरह की मालूमात मिल जाती है। तो मैं ये कह रही थी कि आपके पास भी तो मोबाइल है और साथ में नेट का पैकेज भी लगा हुआ है, आपने भी वो वीडियो देखी होंगी, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर वीडियो देखें और एंजॉय करें। मैंने यह बात अपना चेहरा चाचू के नजदीक लाकर सरगोशी वाले अंदाज में कहा। वह फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखने लगे। मुझे लगा जैसे वह मुझे अच्छी तरह से डांट लगाएंगे, लेकिन फिर अचानक उन्होंने मुझे बड़े गौर से देखा और फिर शायद दिल ही दिल में कुछ फैसला किया और फिर वह मुस्कुरा पड़े और मुझे सरगोशी वाले अंदाज में कहने लगे, देखो अंजलि, ऐसी बातें अपने अब्बू के सामने मत करना, वरना तुम्हारा बाप तुम्हारा तो बुरा हाल करेगा ही, मगर साथ में मुझे भी घर से निकाल देगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली हुई है और फिर मेरे लिए रहने का प्रॉब्लम हो जाएगा। बाकी रही वीडियो देखने की बात, तो तुम रात के वक्त मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुम्हें हर किस्म की वीडियो दिखा दूंगा। चाचू की आंखों में एक चमकीली शरारत थी जो इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद चाचू अपने कमरे में चले गए और मैं पढ़ाई करने लगी और आने वाले वक्त के बारे में सोचने लगी। अब मेरा दिल किताबों में नहीं लग रहा था और बस रात को क्या होगा यही सोचने लगी, लेकिन पढ़ाई करना भी जरूरी था, क्योंकि पढ़ाई के मामले में चाचू बहुत ज्यादा सख्त थे और मुझे कहते थे, सबसे पहले तुम्हारी पढ़ाई और बाकी मौज मस्ती बाद में है। और उनका कहना था कि अगर तुम पढ़ाई में भी अच्छी रहोगी तो तुम्हारे अब्बू भी समझेंगे और तुम्हारी आजादी के दरवाजे तुम्हारे लिए खुलते चले जाएंगे। उनकी यह बात मुझे भी बिल्कुल ठीक लगती थी, इसलिए मैंने अपने दिल से सारी बातें निकाली और मन लगाकर अपना कॉलेज का काम करने लगी और जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर दिया। जैसे जैसे रात करीब आ रही थी, मेरे दिल में भी हलचल हो रही थी। फिर जब मैं सारे कामों से फारिग हुई तो रात को आराम से मैं चाचू के कमरे में चली गई। मैं जब कमरे में गई तो चाचू लड़कियों की मैगजीन देख रहे थे। मुझे देखते ही वह मुस्कुराने लगे और उन्होंने वह मैगजीन छुपा दी। सर्दियों का मौसम चल रहा था और दिन ब दिन सर्दी बढ़ती जा रही थी। आज रात तो सर्दी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए मैं जाते ही चाचू के बिस्तर में घुसकर चाचू के पास चिपक कर बैठ गई और उनसे कहा, अब मुझे जल्दी से वह वीडियो दिखा दो, नहीं तो फिर अब्बू के आने का टाइम हो जाएगा। फिर चाचू भी बिना टाइम वेस्ट किए मुझे वीडियो दिखाने लगे। वीडियो देखते ही मेरे अंदर से मुझे कुछ बदलाव महसूस होने लगे, लेकिन इत्तेफाक से हमने अभी चंद वीडियो ही देखी थी कि अब्बू हमारे कमरे में आ गए। अब्बू आते ही मुझसे कहने लगे, इतनी रात के वक्त चाचू के कमरे में क्या कर रही हो? चलो अपने कमरे में चली जाओ। अब्बू बहुत ही सख्त मिजाज के थे
और मैं उनसे काफी डरती भी थी। तो जैसे ही अब्बू ने सख्त अंदाज में कहा, मैं सब कुछ भूल गई और जल्दी से अपने कमरे में आ गई। मैंने सोचा जैसे ही अब्बू चाचू के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाएंगे तो फिर से मैं चाचू के कमरे में चली जाऊंगी। लेकिन इस रात अब्बू को चाचू से शायद कोई जरूरी काम था, इसलिए अब्बू काफी टाइम तक उनके कमरे में बैठे रहे और इंतजार करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई और पता नहीं अब्बू चाचू के कमरे से कब गए। दूसरे दिन कॉलेज से लौटने के बाद मैं बेसब्री से रात का इंतजार करने लगी, क्योंकि मैंने कुछ वीडियो जो देख ली थी, जैसे तैसे करके मैं खुद पर काबू करने लगी और जब टाइम हुआ तो चाचू के कमरे में वीडियो देखने के लिए चली गई। मगर चाचू ने कहा, अभी मैं अपने ऑफिस का काम निपटा रहा हूं, ऐसा करो तुम थोड़ी देर बाद मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुमको वीडियो दिखा दूंगा। मैं तो सुबह से ही वीडियो देखने के लिए बेताब हो रही थी, तो चाचू पर थोड़ा गुस्सा करके बैठ गई। मेरे मोबाइल में नेट का पैकेज लगा हुआ था, तभी मेरे मोबाइल पर किसी नए नंबर से मैसेज आया। उसकी भेजी हुई तस्वीर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं अभी तक उस तस्वीर को देख ही रही थी कि उस आदमी के मैसेज आने लगे। वह काफी रोमांटिक अंदाज में चैट कर रहा था। मैं तो पहले ही बेताब थी, तो मैं भी उसी अंदाज में जवाब देने लगी। फिर मुझे ख्याल आया कि यह बात मुझे चाचू को बतानी चाहिए। मैं फौरन चाचू के कमरे में आई, लेकिन उनके कमरे का दरवाजा बंद था। तब मैं अपने कमरे में वापस आ गई और उस अनजान लड़के से वैसे ही बातें करने लगी। मैं मोबाइल पर उस वक्त मैसेज पर बात कर रही थी जब मैंने उससे कहा कि मैं तुमको देखना चाहती हूं और उसको वीडियो कॉल पर बात करने को कहा, लेकिन उस लड़के ने मना कर दिया। उस टाइम मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो मेरी नजर चाचू पर पड़ी। वह इस वक्त अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियां चढ़ते हुए छत पर जा रहे थे और उनके हाथ में मोबाइल था। मुझे हैरत हुई कि वे रात के इस वक्त छत पर क्यों जा रहे हैं। रात के 12 बज रहे थे, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में यह शक आ गया था कि कहीं चाचू ही तो मुझे नए नंबर से मैसेज तो नहीं कर रहे हैं। खैर, मैं यही बातें सोचते सोचते अपने चाचू के ख्यालात में पता नहीं कब नींद की वादियों में खो गई और एक ख्वाब देखा जिसमें चाचू मेरे साथ थे और बोल रहे थे किसी काम को करने के लिए। तभी मेरी आंख खुल गई। सुबह मैंने देखा चाचू का मूड बहुत अच्छा था। वह मेरे साथ बहुत हंस हंस कर बातें कर रहे थे। इससे पहले मैं अपने कॉलेज पैदल जाया करती थी, लेकिन उस दिन चाचू ने कहा, आज मैं तुम्हें अपनी बाइक पर कॉलेज के लिए लेकर जाऊंगा, तो मैं भी उनके साथ चल पड़ी। जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ और गेट से बाहर निकली तो चाचू मेरा पहले से ही इंतजार कर रहे थे। मैं आज बहुत ज्यादा उदास थी क्योंकि मेरी दोस्त मुझसे नाराज थी, क्योंकि हम दोनों के दरमियान लड़ाई हो गई थी। चाचू ने रास्ते में मेरी उदासी की वजह पूछी तो मैंने उन्हें बताया कि मेरी सहेली से लड़ाई हो गई है और मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है। तो चाचू ने कहा, चलो तुम्हारा मूड ठीक करता हूं, और चाचू ने बाइक एक बिरयानी की शॉप पर रोक दी। उन्हें पता था कि मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। फिर हम दोनों ने वहां बैठकर बिरयानी खाई और कोल्ड ड्रिंक भी पी। चाचू वहां भी मुझसे हंसी मजाक कर रहे थे। इसके बाद मैं चाचू के साथ घर वापस आ गई। उस दिन अम्मी अब्बू घर पर मौजूद नहीं थे, शायद किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। तो चाचू मुझसे पूछने लगे कि तुमने मुझसे दोबारा से वह वीडियो देखने को क्यों नहीं कहा। तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने तो पहले से ही देख ली है। चाचू एकदम से चौंक कर मेरी तरफ देखने लगे और बोले, वो कैसे देखी? तुम्हारे पास तो सिर्फ सिंपल पैकेज होता है। उन्होंने सख्त अंदाज में पूछा था। मैंने उन्हें बताया कि मेरा एक नया दोस्त बना है, उसने भेजी थी। मैं रात को आपको बताने के लिए आई थी, मगर आप सो रहे थे। जब चाचू ने यह सुना तो गहरी सोच में डूब गए। वह बोले, तुम अभी जाओ और अपने कपड़े चेंज करके आ जाओ। मैं अपने कमरे में चली गई। जब मैं वापस आई तो देखा कि चाचू मेरे मोबाइल पर कुछ तलाश कर रहे थे। मुझे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर चाचू ने मेरा मोबाइल टेबल पर रख दिया और फिर हम दोनों ने एक साथ मिलकर खाना खाया। मैं खाना खाते वक्त चाचू की तरफ देखती तो मुझे लगता कि चाचू मुझे अजीब निगाहों से देख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वह कह नहीं पा रहे थे। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी, चाचू अब कह भी दो ना, मैं आपको मना नहीं करूंगी।
फिर मेरी नजर चाचू के चेहरे से हटकर अपने मोबाइल पर पड़ी, क्योंकि मैं आज भी उस अनजान लड़के के मैसेज का इंतजार कर रही थी। उसने अभी तक मुझे मैसेज नहीं किया था और चाचू भी फिलहाल कुछ कहने को चाह रहे थे। तभी मैंने मोबाइल उठा लिया और खुद ही उस नंबर पर मैसेज करने लगी, मगर मेरे चाचू ने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया। मुझे लगा शायद उन्हें जलन हो रही है। तभी चाचू ने कहा, अंजलि, खाना खाते वक्त मोबाइल इस्तेमाल करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, इसलिए मोबाइल मुझे दे दो। उन्होंने यह कहते हुए मेरा मोबाइल अपने पास ही रख लिया। मैंने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और चाचू से कहा, अब तो मेरा मोबाइल मुझे वापस कर दो। तब उन्होंने कहा, दे दूंगा, अभी तुम ऐसा करो कि बर्तन समेटकर मेरे कमरे में आ जाओ। मैं तो खुश हो गई कि शायद जलन में आकर आज चाचू मेरी ख्वाहिश को पूरा जरूर करेंगे। मैंने ऐसा ही किया, जल्दी जल्दी बर्तन समेटे, फिर कॉलेज का काम भी खत्म किया और रात के 11 बज रहे थे जब मैं चाचू के कमरे में आई और उनसे कहने लगी, अब तो मुझे मेरा मोबाइल दे दो, मुझे उस दोस्त से बात करनी है। चाचू ने कहा, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, जाओ पहले मेरे लिए अच्छी सी चाय बनाकर लाओ। मैं चाय बनाने चली गई। कुछ देर बाद मैं चाय बनाकर कमरे में आई और चाय टेबल पर रख दी और मुड़कर जाने ही लगी। तभी चाचू ने मुझे बाजू से पकड़ लिया और बोले, आज घर में कोई भी नहीं है, तुम्हें अकेले सोने में डर लगेगा, आज रात तुम मेरे कमरे में ही रुक जाओ। मैं खामोश निगाहों से उनकी तरफ देखने लगी, क्योंकि आज रात मुझे उस लड़के से वीडियो कॉल पर बात करनी थी। मैंने जानबूझकर चाचू को वापस जाने के लिए यह बात कह दी कि मैं अपने कमरे में जाऊंगी और अपना बाजू उनसे छुड़ाकर कमरे से बाहर जाने लगी। मगर चाचू ने मुझे जाने से रोक दिया और बोले, मैंने जो कहा है उतना ही करो। उन्होंने सख्त लहजे में कहा था और मुझे अपने बेड पर लेटने को कहा। मैं भी डर के मारे चाचू के पास ही रुक गई। वह काफी देर तक तो मेरा मोबाइल इस्तेमाल करते रहे और मुझे सोने भी नहीं दिया। फिर चाचू ने मेरे साथ जो व्यवहार किया वो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। रात के 12 बजे तो उन्होंने मुझे कहा, तुम देखना चाहती हो ना कि वह लड़का कौन है जो तुम्हें वीडियो और तस्वीर भेजता है। चाचू की बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई और बोला, हाँ मैं देखना चाहती हूँ। चाचू ने मेरा मोबाइल मेरे हाथ में थमा दिया और कहा, देखो इसको। उसकी तस्वीर देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो लड़का मेरी दोस्त का मंगेतर था। मैं फटी फटी हुई आंखों से चाचू की तरफ देखने लगी। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। फिर चाचू बताने लगे कि तुमने जब मुझे इस लड़के के बारे में बताया तो मैं समझ गया था कि जरूर कोई तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। तभी मैंने तुम्हारे मोबाइल से अंजलि बनकर इस लड़के से बात करना शुरू कर दिया। वह तुम्हारी तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर डालने वाला था। अगर मैं उसे ना डराता तुम बर्बाद हो जाती और खानदान की इज्जत खराब हो जाती, और तुम्हारे अब्बू तुम्हारा और मेरा जो हश्र करते वह अलग। अंजलि बेटी, तुम्हारी यह उम्र कुछ अच्छा सीखने की है। ऐसी बुराई वाली बातों से, उन कामों से खुद को बचाकर रखो। तुम जब मुझसे ऐसी बातें करती थी तब मैं उन बातों को तुम्हारा बचपन और मजाक समझकर टाल देता था, मगर फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे टालने की बजाय तुम्हें किसी तरह से समझाना चाहिए। तभी मैंने तुम्हें सख्ती से समझाने के बजाय तुमसे दोस्ती बढ़ाई। अगर उस वक्त मैं तुमको सख्त अल्फाजों में समझाने की कोशिश करता तो शायद तुम समझने के बजाय नाराज हो जाती। फिर तुम मुझसे बातें शेयर ना करती और मुझसे दूर होकर दूसरे लोगों के जाल में फंस जाती। चाचू की बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने मुझे दिलासा देकर खामोश करवाया और समझाया कि मैं कॉलेज में ऐसी लड़कियों से दोस्ती करूं जो पढ़ाई में तेज हो, ना कि बुरे कामों में। मैंने चाचू से कह दिया कि मैं अब सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी, ऐसी लड़कियां और लड़कों के बुरे कामों में अब बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगी। दोस्तों, आज के दौर में माँ बाप अपने बच्चों को अपने साथ हर बात शेयर करने की इजाजत नहीं देते। ये उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। बच्चों को अच्छे और बुरे काम की तमीज सीखनी चाहिए और स्कूल या कॉलेज में किसी भी तरह की कोई भी हरकत हो तो अपने माँ बाप के साथ शेयर करनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली मुश्किलों से बचा जा सके। हर माँ बाप को अपने बच्चों को सही और गलत में फर्क बताना चाहिए और उनके हर कदम पर नजर रखनी चाहिए, ताकि अंजलि की तरह उनकी और उनके घर वालों की इज्जत महफूज रहे। तो मेरे प्यारे दोस्तों,
इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग और रोमांटिक कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की सूचना तुरंत मिल सके। कल मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।